हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और इस वीडियो में हम करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के एक क्वेश्चन का एनालिसिस। गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करके एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश की होगी। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लगते हैं कि आपने अपने आंसर में नहीं ऐड किए, उनको प्लीज़ अपने आंसर में ऐड कर लीजिएगा। और जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हमने आज डिस्कस नहीं किए हैं, उन पॉइंट्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस होते हैं और साथ में रिवीजन भी कराई जाती है बिल्कुल डेली बेसिस पे। हमारा जीएस बैच रन करता है जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन होती है, बिल्कुल फुल फ्लेज ज़ीरो से तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे। और एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस्ड बुक्स तक की कवरेज उसमें कराई जा रही है। हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच चल रहा है जिसमें कि बिल्कुल हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं जो आपको रियल टाइम बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से, और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आंसर राइटिंग में बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। एनसीईआरटी हमारा सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज़ बैच भी रन कर रहा है जिसमें डेली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि एनसीईआरटी से ही आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक की एनहांस हो जाए और यूपीएससी को के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के ऊपर ही ज़्यादातर बेस्ड होते हैं, आप इजीली उनको क्रैक कर सकें, इजीली उन आंसर्स को टिक मार्क वहाँ पे कर सकें। तो इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और उनमें एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? हैज़ इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस? एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या भारत ऐसे विकास प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है? समावेशी विकास के उपायों का विश्लेषण और सुझाव देना। यह क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से है और ये यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो अब हम जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमसे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की गई है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पूछा गया है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के सेलिएंट फीचर्स के बारे में हमें बताना है कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं समावेशी विकास की, इंक्लूसिव ग्रोथ की। उसके बाद हमसे ये पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि क्या इंडिया इस तरीके की ग्रोथ मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब क्या इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, हमें वो बताना है। तीसरे पार्ट में हमें ये बताना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को हमें एनालाइज करना है, देखना है, उसके मेजर्स बताने हैं कि क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं और वो मेजर्स हमें वहाँ पे हाईलाइट करने हैं, सजेस्ट करने हैं। तो जैसे हम अपने हर क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम अपना पॉइंट ऑफ फोकस डालते हैं जो कि यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में डालेंगे। उसके बाद हम मेन बॉडी पार्ट में ये चीज़ें, ये जो 3 पार्ट हमसे पूछे गए हैं, हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में बताएंगे। पहले हम फीचर्स बताएंगे, फिर इंडिया किस तरीके से इंडिया में कितनी कैसी ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसी है वो बताएंगे, और उसके बाद हम मेजर्स बताएंगे। एंड में हम इसको कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इंट्रोडक्शन में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखने वाली और है। इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ें, मतलब क्वेश्चन अपने आप में ही वास्ट है, हमसे बहुत सारा डाटा पूछा हुआ है, बहुत कुछ मतलब पूछा हुआ है। फीचर्स भी है, इंडिया की सिचुएशन भी पूछी हुई है और मेजर्स भी पूछे हुए हैं। तो हम ज़्यादा अपने लाइंस, ज़्यादा अपना जो वर्ड्स हैं, हम इंट्रोडक्शन पर कंक्लूजन पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। हम छोटा सा ही इंट्रोडक्शन और छोटी सी ही कंक्लूजन देंगे क्योंकि हमें मेन पार्ट में बहुत कुछ लिखना है, तो हमें वहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं करना है अपने मेन पार्ट में। ओके, तो
इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास क्या है। ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास है इस तरीके का जिसमें कि हर बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सप्लोर करने की। सभी में डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सभी को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, मतलब वेलफेयर की तरफ सभी जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना सर्वोदय, सर्वोदय फॉर ऑल, कि सभी के लिए हो, सभी के लिए उदय हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ ही है जब हम सभी को लेके चलते हैं एक ही समान, कि सभी का वेलफेयर हमें समान तरीके से करना है, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और वो हम किस बात पे करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, मौद्रिक दृष्टि के हिसाब से हो, या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में गैर मौद्रिक दृष्टि के हिसाब से हो। तो हमें पूरी सोसाइटी में एक सर्वोदय का फैक्टर लेके चलना है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास करना है सभी का एक साथ। ठीक है, तो ये हमने छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है, उसके बाद ही हम अपना मेन पार्ट शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी गई थी सेलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो मुख्य विशेषताएं इंक्लूसिव ग्रोथ की क्या हैं। पहली हम बात करें पार्टिसिपेशन की, क्या आज के टाइम पे ऐसा है कि जब हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, हम अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीतिक की, या हम सोसाइटी में किसी चीज़ की बात करते हैं, या हम इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे कहीं फील्ड की बात करते हैं, तो क्या ऐसा है कि कोई वंचित है, मतलब किसी को आने के लिए मना किया जा रहा है, पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया जा रहा है। नहीं, पार्टिसिपेट हर कोई कर सकता है। आज के टाइम पे हर कोई राजनीति में जा सकता है, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले कास्ट सिस्टम होता था कि सिर्फ इसी कास्ट का बंदा जा सकता है, या फिर सिर्फ यही लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई जा सकता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक इक्वालिटी वहाँ पे बना दी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी लेकर आए हैं, जहाँ पे हर पर्सन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया है, हर पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी गई है। ऐसा भी नहीं है जैसे हमने ब्रिटिश एरा में देखा था, जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर थी, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उस टाइम पे क्या था, जो हाई पोस्ट होती थी, जैसे सिविल सर्विसेज हैं, या इस तरीके की जो अच्छी पोस्ट, हाई पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती थी, वहाँ पे लोगों को, जैसे इंडियंस को बहुत डिस्ट्रिक्ट किया जाता था, वंचित रखा जाता था। तो उसके बाद भी क्या है कि इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर हुआ। तो अब क्या है, इंडिया ने, जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया ने इस चीज़ को रखा कि हर पर्सन हर एक अपॉर्चुनिटी ले सके, पार्टिसिपेट कर सके, हर जगह पे जा सके। तो ये क्या है, ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है कि सबको हर चीज़ का एक्सेस हो। अगर हम मार्केट्स की बात करते हैं, तो वर्कर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनको हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए, हर चीज़ का एक्सेस मिले उनको। फिर हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी क्या है, कि सभी को, वही बात है कि सभी को समान तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, सब सक्षम हो इतने कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो ऊंचे स्तर पे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम आज जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं, वो किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बनने की, एक आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही लोग सिविल सर्विसेज क्रैक कर पाते हैं? नहीं, बहुत ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जो अपनी लाइवलीहुड भी सस्टेन करते हैं, अपनी फैमिली को भी रन करते हैं, और साथ ही साथ वो अपने कैलिबर से, अपनी रुचि से पढ़ के एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, और ऊपर बढ़ते हैं, अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो हर वो एक इक्विटी रखी हुई है हर पर्सन के लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, कि वो ऊंचाई पे जा सकता है, ऊंचाई पे बढ़ सकता है अपनी काबिलियत के तौर पे। ठीक है, तो चाहे उसमें पुअर आ गए, चाहे सोशली डिसएडवांटेज्ड आ गए, हर एक सेगमेंट, हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, वहाँ पे इक्वालिटी रखी गई है। फिर हम बात करें ग्रोथ की, विकास की, कि जब ग्रोथ की बात आती है, तो ग्रोथ इस तरीके से, अब जैसे इकोनॉमी में हम बात करें, तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज आती जा रही है मार्केट में। ठीक है, गुड्स, हर तरीके के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ज़्यादा गेन
करने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, ज़्यादा गेन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सभी की समान तरीके से ग्रोथ हो रही है क्योंकि सब बढ़ रहे हैं आगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सबकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो सब आगे बढ़ रहे हैं। तो बेशक से कुछ जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हम मेजर्स यूज़ करते हैं आउटपुट निकालने के लिए, जैसे अगर जीडीपी की बात करते हैं तो वो एक एग्रीगेट ओवरऑल बेसिस पे किया जाता है, और जीडीपी की यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म भी की जाती है कि जीडीपी में अगर ग्रोथ बताई जा रही है उसका मतलब ये नहीं होता कि सभी की ग्रोथ हो रही है, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ग्रो ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो जीडीपी ग्रोथ तब भी दिखाती है, जीडीपी जब बढ़ती है तो वो तब भी दिखाती है जब पर्टिकुलरली एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही बढ़ रहा है, चाहे दूसरा घट भी क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर एक सेक्शन बढ़ रहा है ज़्यादा तब भी जीडीपी ग्रोथ ही दिखाती है। तो इसीलिए वो फेयर तरीके से नहीं होती, वो पूरी इकॉनमी की तो बताती है कि इकॉनमी कैसे बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नहीं बता पाती, हर किसी के वेलफेयर के बारे में नहीं बता पाती। तो इसी तरीके से बेशक से उसमें हमें हर पर्सन का नहीं पता चलता ऐसे इकोनॉमिक आउटपुट से, जीडीपी के थ्रू अगर हम पता करते हैं, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाता है कि कैसे आउटकम्स या कैसे वेलबींग बढ़ रही है या कैसे वेलबींग हम बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ से हमें ये चीज़ें ज़रूर पता चल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टेबिलिटी की, कि अगर हम इंडिविजुअल्स की, व्यक्तियों की, कम्युनिटीज़ की, या अलग अलग व्यवसायों की, बिजनेसेस की, या सरकारों की बात करें, तो आगे जाके उनमें इतना एक तरीके से जैसे अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लोगों का, हर किसी का, बिजनेस की बात करें चाहे लोगों की बात करें, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से, या जैसे हमारी कंट्री ग्रो करती है, एक इकॉनमी ग्रो करती है, तो हम आगे की प्रॉस्पेरिटी या आगे के क्या डिसीजंस होने चाहिए, आर्थिक डिसीजंस जो हैं क्या होने चाहिए, उनके बारे में एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। तो एक स्थिरता हम इकोनॉमी में बना सकते हैं और एक स्थिरता ग्रोथ में भी बना सकते हैं, कि अगर हमें लगता है कि प्रिडिक्ट हो पा रहा है कि अगर शायद आगे जाके कुछ कम हो सकता है या वेलफेयर कम हो सकता है, तो हम वहाँ पे उस तरीके के मेजर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्थिरता भी बनती है इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करें तो। फिर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, कि इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक धन, इकोनॉमिक और सोशल वेल्थ जो है वो ओवर टाइम क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, तो जब, क्योंकि क्या है, वही चीज़ें पूरी साइकिल चल रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो वो एक स्टेबिलिटी या वो सस्टेनेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि भाई वो स्थिरता बनने लग जाती है, कि अब क्या है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वेल्थ इंक्रीज होगी, चाहे आर्थिक रूप से बात करें चाहे सामाजिक रूप से बात करें, तो क्या होगा, तो वेल बींग जो है, लोगों की कंडीशन है वो अच्छी तरीके से मेंटेन्ड रहेगी। अब उसमें जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक और सोशल वेल्थ की, आर्थिक और सामाजिक धन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम क्या लेते हैं, वो असेट्स जो ह्यूमन की वेल बीइंग, ह्यूमन के रहने में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, जैसे कि जो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड, फाइनेंशियल, ह्यूमन कैपिटल है, या सोशल है, नेचुरल कैपिटल है। जैसे अगर हम एक छोटे से एग्जांपल से देखें तो ये क्यों बोला जाता है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ज़्यादा होनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव होने से बेनिफिट्स तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में मैकेनाइजेशन हो जाती है, मशीन्स हो जाती हैं, मशीन्स काम करने लग जाती हैं, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो जहाँ पे ह्यूमन वेलबींग को देखा जा रहा है कि ह्यूमन ही प्रोडक्शन कर रहा है, ह्यूमन ही हर जगह पे अगर अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी स्किल से, ह्यूमन की स्किल्स डेवलपमेंट पे वर्क किया जा रहा है, ह्यूमन काम करेगा, तो वहाँ पे क्या है, सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी और उनकी वेलबींग भी ह्यूमंस की बढ़ती रहेगी। तो उसकी बात की गई है कि अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ लेते हैं, सभी के ग्रोथ की बात करते हैं, तो जो लेबर क्लास है उनकी भी ग्रोथ हम निश्चित कर सकते हैं, और उनकी भी ग्रोथ में, उनके अच्छे रहन सहन में हम स्थिरता ला सकते हैं। तो इंडिया की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया की इकोनॉमी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। अब बेशक से कोरोना के टाइम पे थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी कंडीशन डिटेरियोरेट हुई थी,
जीडीपी ग्रोथ कम हुई थी, लेकिन अब इंडिया ने वापस से अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। इंडिया की इकोनॉमी अच्छे तरीके से ऊपर उठ रही है। जैसे हमने बात की थी कि वी शेप्ड रिकवरी भी हुई है इंडिया की, और अब की बात करें तो के शेप्ड रिकवरी भी इंडिया की हो रही है। तो जीडीपी ग्रोथ की इंडिया में काफ़ी अच्छी जीडीपी ग्रोथ होती जा रही है, और वो एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए। फिर हम बात करें कि जैसे हमने बात की थी कि इंडिया में किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में हमने बता दिया कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, पॉवर्टी कम होती दिखाई दे रही है, ठीक है। पहले के मुकाबले अगर हम देखा जाए तो पॉवर्टी पहले के मुकाबले कम हुई है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया कैसे एक्सपीरियंस कर रही है या कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम कर रही है इंडिया। तो पहला, एक्सेस टू एजुकेशन, कि अब जैसे आरटीई लेके आए थे, राइट टू एजुकेशन लेकर आए थे, तो उससे क्या था कि लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छे से मिल रही है, शिक्षा हर लोग मतलब हर बच्चे तक पहुंचाई जाने की कोशिश की है कि हर कोई शिक्षा ले, क्योंकि एजुकेशन ऐसा, एजुकेशन लेंगे तो उनमें स्किल्स आएंगी, उनमें नॉलेज डेवलप होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, और जब वो स्किल डेवलपमेंट होगी, नॉलेज इन्हांस होगी, तो वो आगे अच्छी फील्ड में काम कर पाएंगे, और जब वो अच्छी फील्ड में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी फैमिली की कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, वो अच्छा अर्न करेंगे, अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे, और उनकी फैमिली भी अच्छी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बात की गई है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कि लोगों के अकाउंट्स खुल पाए, जैसे जनधन योजना की बात करी, ठीक है। रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था कि बैंकिंग सिस्टम की कमी थी, तो वो लोग क्या करते थे, उनको लोन लेना होता था या कुछ होता था, वो मनी लेंडर से लेते थे जो बहुत हाई रेट्स पे देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, या जैसे सरकार बहुत चीज़ों के लिए पैसे देती है, कैश देती है, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए क्या है, लोगों के पास अकाउंट होना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बात की गई, ताकि जो स्कीम्स हैं जैसे कि जनधन योजना, ठीक है, या जैम ट्रिनिटी है, ठीक है, आधार कार्ड और मोबाइल्स होने चाहिए, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सबको लेने की, इंक्लूड करने की कोशिश की कि हर किसी को हर स्कीम का फ़ायदा मिले, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दूर रहते हैं, या ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनको भी मिले। उसके बाद सरकार ने क्या किया, जॉब के लिए, ठीक है, या एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, फूड एंटाइटलमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई, जैसे जॉब के लिए मनरेगा। अब जैसे कोविड के बाद लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, उनका काम छूट गया था, तो मनरेगा के थ्रू बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड की गई है, ताकि उनकी लाइवलीहुड सस्टेन हो, ठीक है। एजुकेशन में हमने बात करी, राइट टू एजुकेशन लेकर आए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था राइट टू एजुकेशन के लिए, जिसमें कंपलसरी और वहीं पे मिड डे मील स्कीम भी चलाई गई, ताकि बच्चों की एजुकेशन क्या हो, में बाधा ना आए, कि वो घर चले जाते हैं या उनकी जो मदर्स हैं उनको भी टेंशन ना हो, और वहाँ पे उनको न्यूट्रिशियस फूड भी मिल सके, वो खाली पेट पढ़ाई ना करनी पड़े उनको, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। फूड एंटाइटलमेंट में राइट टू फूड चलाया, जैसे कि पीडीएस सिस्टम है, राशन शॉप्स हैं जिसके थ्रू फूड भी दिया जाता है उनको, ठीक है। तो ये क्या है, इसके थ्रू जो सरकार ने जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है, ग्रोथ को डीप करने की कोशिश की, ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश की, और इंक्लूसिव ग्रोथ पे वर्क करा है, उस प्रोसेस पे चली है हमारी सरकार, और उस प्रोसेस पे इंडिया आगे चलती जा रही है और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा सरकार ने किया है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे कुछ कमी रह जाती है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। बेशक से सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ चलाई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत भारी मात्रा में गरीबी है, भूखमरी है, और माल नरिश्ड जो कुपोषण के शिकार हैं बच्चे बहुत ज़्यादा हैं।
अगर हम अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी बात करें, 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करी है, उसमें इंडिया का रैंक सिर्फ 94 है, 94 रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। 107 में से सिर्फ 94 रैंक है, जो बहुत ही पुअर है, बहुत बुरा है। और इंडिया में वास्टिंग की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वास्टेड हैं। वास्टेड मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट कम है, तो वो वास्टेड हैं, बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड हैं। ठीक है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस चलता रहता है, जॉबलेस ग्रोथ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर भी ग्रोथ दिख रही है हमें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ बेशक से इंडिया उस पर चल रही है, लेकिन फिर भी वो ड्रीम एक बहुत दूर है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं, तो ये एक सपने की तरह है इंडिया के लिए अभी भी। इस पे हमें काम करना है। तो जब हम इस पे काम करने की बात करते हैं, तो हम इसके मेजर्स की बात करेंगे। इसके मेजर्स क्या हैं कि अ, वही चीज़ें कि हमें जो देना है, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करना है। बेसिक एजुकेशन की अच्छी, मतलब बेसिक एजुकेशन देनी है सभी को, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है, और वहाँ पे एक ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक्चुअल में अब क्या है कि राइट टू एजुकेशन बेशक से ले, लेकिन वो स्कूल में प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, ये यही तो मैटर करता है ना। अगर स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो क्या फ़ायदा राइट टू एजुकेशन का, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये एक टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि स्कूल में वो किस तरीके से या कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा रही है कि नहीं, बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से, और वहाँ पे टीचर्स अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स रखी जा रही हैं कि नहीं, वो अच्छे से पढ़ा रही हैं कि नहीं, बच्चों की कितनी नॉलेज इन्हांस हुई है, कितनी उनमें स्किल डेवलपमेंट हुई है, ये टाइम टू टाइम चेक किया जा सकता है। दूसरा हम बात करें तो इंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अब जैसे हम जानते हैं कि राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू हेल्थ कौन से फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल में आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो राइट टू हेल्थ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो एक अच्छी हेल्थ, जैसे अब हमने कोरोना के टाइम पे देखा है, तो हेल्थ केयर की कंडीशन हमारी कंट्री में बहुत पुअर है, और ये कोरोना ने इसको बहुत उजागर किया है कि कितनी बुरी हालत है। क्योंकि जीडीपी का बहुत, आई थिंक 1%, अप्रॉक्स 1% के अराउंड ही सिर्फ जीडीपी का हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा था। अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, एक क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, उस पर काम करना है बहुत अच्छे से। तीसरा हम बात करें जेंडर पैरिटी की, क्या है कि बेशक से बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, लड़की और लड़का इक्वल है, क्या कमी है, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं या अपने एक्शंस में लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो जेंडर पैरिटी है ही नहीं। तो जेंडर पैरिटी लाने के लिए, जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कितनी कम विमेन रिप्रेजेंटेशन, बहुत कम है। तो वो विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, विमेन के रिजर्वेशन को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट की बात करें, वहाँ पे बहुत कम विमेन है जो पार्लियामेंट में है, एज मिनिस्टर्स हैं, वो बहुत कम विमेन का कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें तो भी बहुत कम है। अगर अभी हम करंट अफेयर से लिंक करें, तो अभी हमने पढ़ा है कि कोर्ट्स की बात करें, तो जजेस के संदर्भ में हम बात करें, तो विमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मैन है, विमेन बहुत ही कम है। अगर इंडिपेंडेंस से बात करें, तो विमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है वहाँ पे। तो इन चीज़ों पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और जेंडर इक्वालिटी हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि हमें अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, सामाजिक सुरक्षा जिससे मिले लोगों को, एक जेंडर पैरिटी आए, जेंडर इक्वालिटी आए। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर बजटिंग हम बोल सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि किस हिसाब से चल रहा है और क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करने हैं, किन लोगों को करने, किन को ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि एक पैरिटी से वेलफेयर भी हो सके।
फिर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने बात करी थी कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों को, अगर अपॉर्चुनिटीज़ एक समान तरीके से मिलती चली जाएंगी तो उनकी ग्रोथ होगी, वो अर्निंग करेंगे, उनकी ग्रोथ होगी तो उनकी जो लाइवलीहुड है वो सस्टेन रहेगी, सस्टेनेबिलिटी, एक स्थिरता आएगी उनकी वेल बीइंग में, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो इसीलिए हमें उस पर भी ध्यान देना है और उसके लिए सरकार ने बहुत स्कीम्स लेके भी हैं, जैसे एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर आई है सरकार, या स्किल इंडिया है। तो उससे क्या होगा, सब कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी लोगों को, और हमारी क्या बोलते हैं उसको, वेलबींग बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी। तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम उससे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी मेजर्स की। तो एंड में हम कंक्लूड करते हुए ये बता सकते हैं कि इन मेजर्स के चलते ग्रोथ की जा सकती है। और जो गांधीयन ड्रीम था, मतलब गांधी जी का ड्रीम क्या था कि हमें उस तक पहुंचने की, अगर मान लो एक लाइन है, एक क्यू हम बोलते हैं ना, लाइन है, तो हमें ऐसे करना है, ऐसे हमारी व्यवस्था होनी चाहिए कि उस लाइन के आखिरी बंदे तक, आखिरी पर्सन जो उस लाइन में खड़ा है, उस पर्सन तक हर स्कीम का, हर पॉलिसी का, हर अपॉर्चुनिटी का, हर चीज़ का जो लाभ है, बेनिफिट है, वो हर उस आखिरी बंदे तक पहुँचे, उस लास्ट मैन तक पहुँचे। कि गांधीयन ड्रीम ऑफ रीचिंग टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रो कैन बी अचीव्ड, कि उस लास्ट मैन तक पहुंच सके, वो ड्रीम हमें अचीव करना है। ताकि अगर वो आखिरी बंदे तक वो चीज़ पहुंचेगी तो इसका मतलब क्या है कि सभी की ग्रोथ हो रही है, इक्वल बेसिस पे हो रही है, सभी को लेके चल रहे हैं और सभी की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकॉनमी एक बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। तो आई होप गाइज आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको समझ में आएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए था। तो आप लोगों के पास अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पॉइंट्स जो अपने आंसर में ऐड करने हैं वो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगते हैं जो हमने आज नहीं डिस्कस किए हैं, आप उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। तो एंड करते टाइम मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्सेज रन करते हैं, जो जैसे करंट अफेयर्स बैच हमारा है जिसमें पीडीएफ प्लस लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और रिवीजन भी कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो से तैयारी कराई जा रही है, हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइज। बिल्कुल अब तोड़ना है, फाड़ना है एग्ज़ाम को, तो प्लीज़ इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्री की और मेंस की दोनों की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड तरीके से कराई जा रही है। मेंस आंसर राइटिंग बैच है जिसमें आपको बिल्कुल मेंस रेडी करा दिया जाएगा आपके प्रीलिम्स तक, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेंस आपका निकलेगा ही निकलेगा अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करोगे तो। और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ प्लस टारगेट गिविंग बैच है जिसमें डेली बेसिस पर टारगेट्स दिए जाते हैं और टेस्ट सीरीज़ दी जाती हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके टेक्स्ट करके वहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं अपने आप को कोर्सेज़ में। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।